हाँ बच्चों, अभी तक बहुत सारे ओटी अपन ने सॉल्व किए पॉलिटी के, और अभी पॉलिटी के ओटी भी आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं आपको मध्य प्रदेश से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में बताऊंगा, और अपन मिलकर उनको सॉल्व करेंगे। और धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश का पूरा भौगोलिक करेंगे, फिर मध्य प्रदेश का पूरा आर्थिक करेंगे, प्रशासनिक करेंगे, और इस प्रकार से पूरे एमपी जीके को कवर करेंगे। और ये जो एमपी जीके है ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, एमपीपीएससी से लेकर के मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम है सब के लिए इम्पोर्टेंट। इसलिए मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और विथ डायग्राम पढ़ना है, क्योंकि एक चीज याद रखिए, जियोग्राफी विदाउट डायग्राम कभी नहीं पढ़ी जाती। चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का भूगोल हो, मध्य प्रदेश की जियोग्राफी हो। तो इसलिए बेटे, अब अगर एमपी अगर आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एमपी का डायग्राम बिल्कुल आपके एकदम से मस्तिष्क में आ जाना चाहिए, और यहां से बिल्कुल आप एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ें, और पढ़ करके फिर अपन उसका आंसर लगाएंगे और आप भी बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश की जब बात की जाती है तो मध्य प्रदेश का जो जन्म हुआ वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। आप सभी जानते हैं, पढ़े ही है आप। 4,43,446 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी सम्मिलित था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, और उसके बाद 3,08,252 वर्ग किलोमीटर वाला मध्य प्रदेश आपके सामने बसता है। और ये मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं तो पहले भारत का प्रथम राज्य हुआ करता था, राजस्थान से भी बड़ा था। और अभी अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का दूसरा बड़ा राज्य। अब जब भी ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज होती है कि कोई भी देश हो या कोई भी प्रदेश हो, उसकी ग्लोब पर भौगोलिक स्थिति क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि जब तक हमको यही पता नहीं होगा कि ग्लोब के ऊपर कोई भी देश या कोई भी प्रदेश ये कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है, जब तक हमको ये पता ही नहीं होगा कि उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में वो कहां से कहां तक है, भूमध्य रेखा से लेकर के और उत्तरी ध्रुव तक, और भूमध्य रेखा से लेकर के सामान्यतः दक्षिणी ध्रुव तक अगर हम उसकी स्थिति की बात करते हैं तो कोई भी सामान्यतः जो देश है वो ये भूमध्य रेखा के, अगर हम उत्तर की बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव है, इसमें कहाँ पर स्थित है। स्वाभाविक है कि 23.5 डिग्री अगर हम कर्क रेखा की बात करें, 23.5 डिग्री अगर हम मकर रेखा की बात करें, 0 डिग्री अगर हम अक्षांश की बात करते हैं तो इससे 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है, लाइन ऑफ कैंसर इसको कहते हैं। और ये 23.5 डिग्री अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो ये सामान्यतः क्या है, ये मकर रेखा है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और इसके साथ साथ ऊपर अगर हम 66.5 डिग्री की बात करते हैं, 66 डिग्री एंड हाफ, यहाँ की अगर हम बात करते हैं, नीचे भी अगर 66 डिग्री एंड हाफ की बात करते हैं, तो ऊपर जो सामान्यतः है वो है सामान्यतः ये, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, इसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त, और नीचे वाले को हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। तो स्वाभाविक है कि 23.5 डिग्री, अब 0 डिग्री से लेकर के और ऊपर तक किसी भी देश की स्थिति, प्रदेश की स्थिति इस ग्लोब के ऊपर कहाँ है, क्योंकि जब तक यही पता नहीं होगा तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे कि उस प्रदेश की स्थिति क्या है, उस प्रदेश की ऋतुएं कैसी हैं, उस प्रदेश की सामान्यतः जो है टेम्परेचर की स्थितियां कैसी हैं, वहां पर आर्द्रता की स्थितियां कैसी हैं। तो स्वाभाविक है
कि सूर्य से ही पूरी पृथ्वी को, सूर्य से ही सामान्यतः क्या प्राप्त होता है, सूर्य से ही जो है पूरी पृथ्वी को तापमान प्राप्त होता है, टेम्परेचर प्राप्त होता है। और सूर्य, पृथ्वी अपने अक्ष पर अपन जानते हैं 23.5 डिग्री, कितनी बेटे, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस तरीके से है। इसलिए कभी सूर्य उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायन होता है। सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है सीधा कभी, और कभी सामान्यतः मकर रेखा पर चमकता है। लेकिन 0 डिग्री और 0 डिग्री से लेकर के और 5-5 डिग्री का ये भाग है, इस पर जो सूर्य की किरणें हैं वो पूरे 365 दिन वो सामान्यतः एक समान रहती हैं। इसलिए आप जानते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय इक्वाटोरियल रीजन। अर्थात यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है औसतन, ठीक है। इसके ऊपर सूर्य जब सामान्यतः इस कंडीशन में पृथ्वी होती है तो देखिए उत्तरी भाग आगे तो सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है, ठीक है ना। और अपन अच्छे से जानते हैं कि 21 जून को सूर्य सामान्यतः कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसलिए सूर्य की किरणें इससे ऊपर कभी नहीं जाती। अर्थात जो टेम्परेचर है वो बेसिकली कर्क रेखा तक सूर्य की किरणें सीधी जा रही हैं। और इसके साथ साथ जब ये पृथ्वी घूम करके ऐसे आ रही है तो दक्षिणी गोलार्ध आगे है, तो सामान्यतः 22 दिसंबर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पर, तो वहां पर सबसे बड़ा दिन होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। और 21 जून को आपके यहाँ कर्क रेखा में, स्वाभाविक है भारत जो है भाई कहां पर स्थित है, भारत सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो स्वाभाविक है कि जब हम मध्य प्रदेश की बात अभी करेंगे तो पहले थोड़ी सी जानकारी इसकी आप ले लीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा पर अर्थात 21 जून है ना सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और आपके यहाँ का महत्व इसलिए ज्यादा है जो कर्क रेखा पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पूरा भाग ऊपर का स्थल है ना। और स्वाभाविक है कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। और इसके साथ ये वाला जो पूरा भाग आप देख रहे हैं, ये जो पूरा भाग इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये क्या कहलाता है सामान्यतः, ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अर्थात ये कहलाता है सामान्यतः ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है कि इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जब ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो आप जानते हैं कि ये सूर्य की सीधी किरणों के लिए ये जो 23.5 डिग्री है ये सामान्यतः सीमा रेखा है। इसके ऊपर सूर्य की जो किरणें हैं वो कभी भी सामान्यतः सीधी नहीं जाती, हमेशा कैसी जाती है, क्रॉस जाती है। और क्रॉस जाती है तो आप साइंस से अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रकाश जितनी लंबे दूरी तय करेगा उसमें हीट की मात्रा उतनी कम होगी। इसलिए यहां पर देखिए ये सब क्रॉस जा रही हैं, इसलिए यहां पर टेम्परेचर कम। और इसीलिए इक्वेटर से ऊपर की तरफ हम जाते जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। और आप देखते हैं कि 66.5 डिग्री वो सीमा है कि जिसके ऊपर सूर्य की जो किरणें हैं वो 6 माह तक पहुंचती हैं और 6 माह तक नहीं पहुंचती हैं। मतलब अगर हम दोनों पोल की बात करते हैं, दोनों ध्रुवों की बात करते हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि दोनों पोल पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। अर्थात आप इसलिए तो कहते हैं नॉर्वे को ऊपर वाला जो भाग है वहां पर सामान्यतः रात के 12 बजे भी सूर्य चमकता है, इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्वे को, उसको अपन कहते हैं मध्य रात्रि का देश, कहते हैं ना नॉर्वे को, नॉर्वे यहाँ स्थित। तो स्वाभाविक है कि ये नीचे से ऊपर तक अगर अपन जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होगा। और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, सामान्यतः ज्यादा होगा। इसलिए कोई भी देश या प्रदेश अगर विषुवत रेखा के इक्वेटर लाइन के अगर नियरेस्ट आ रहा है तो देन टेम्परेचर बढ़ेगा। और इसके साथ साथ इक्वेटर लाइन से जितनी दूर होगा तो टेम्परेचर उतना कम होगा। तो इसीलिए ऊपर के सारे देश क्या कहते हैं, ठंडे देश हम कहते हैं, ठीक है ना।
अगर आप यहाँ पर पूरा देखेंगे तो रसिया से लेकर के और पूरा यूरोपियन कंट्री और इधर कनाडा तक का ऊपर का पूरा भाग है, ग्रीनलैंड का पूरा भाग है, आइसलैंड का पूरा भाग है, नॉर्वे, स्वीडन और साइबेरिया क्षेत्र है पूरा रसिया का, और इसके साथ साथ कनाडा के ऊपरी उत्तरी द्वीप है। तो स्वाभाविक है ऐसे नीचे अगर अपन बात करेंगे तो ये पूरा अंटार्कटिका वाला बेल्ट है, पूरा अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है ये, है ना, शीत मरुस्थल भी इसको बोला जाता है, कोल्ड डेजर्ट। तो स्वाभाविक है कि इक्वेटर के ऊपर नीचे अगर हम जाते हैं, है ना, भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे जाते हैं तो ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम होता जाता है, नीचे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। बस यही कारण है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो अब देखिए भारत की स्थिति क्या है बेटा। भारत की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारत का अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये भारत है। भारत के अगर हम थोड़ा सा यहाँ अगर हम जाकर के, और ये हम एक रफ छोटा सा डायग्राम अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको देखिए। ये भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो स्थिति है मुख्य भूमि पर वो कैसी है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। और यहां से लेकर के सामान्यतः लद्दाख में ऊपर तक अगर अपन जाते हैं तो 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक सामान्यतः क्या है, इंडिया है, भारत है। इट मींस यह है कि ये जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा सामान्यतः क्या कर रही है, यह भारत के मध्य से होकर के गुजर रही है। और भारत के मध्य से होकर के गुजर रही है तो स्वाभाविक है कि भारत के मध्य में क्या है, भारत के मध्य में है भारत का हृदय। और भारत का हृदय का मतलब होता है सामान्यतः दिल, हार्ट, है ना, बहुत सारा देखते हो ना हार्ट, हार्ट के बारे में तो सभी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, है ना, टूट जाता है, जुड़ जाता है, खो जाता है, मिल जाता है, नहीं। तो बेटे ये भारत का जो हार्ट है, जो दिल है, वो क्या है, वो एमपी, इसीलिए उसका नाम है मध्य प्रदेश, क्योंकि वो भारत के मध्य में स्थित है। अब आप सोच लीजिए कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर के गुजरती है। अब मध्य प्रदेश के मध्य से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, अर्थात जो है भाई लाइन ऑफ कैंसर, इट मींस मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में अब रटने की जरूरत ही नहीं, खत्म हो जाती है सब। अभी पढ़ाऊंगा डिटेल में, कभी क्लास लेंगे, अभी तो ओटी सॉल्व कर रहे हैं अपन। अब जरा देखो मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं तो देखो मध्य प्रदेश की स्थिति में थोड़ी सी आपको बता के फिर अपन आते हैं। अब देखो मैं बड़ा छोटू सा मध्य प्रदेश बनाता हूँ, है ना, क्योंकि बड़े तो जगह नहीं है इसके ऊपर, तो देखो मैं एमपी आपको बनाता हूँ। ये है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में देखिए ये है बुरहानपुर, और इधर अगर अपन आ जाएं तो ये आ जाता है इधर अलीराजपुर, और ऊपर आ गया ये मुरैना, आप देख रहे हैं, और ये इधर बाहर है सिंगरौली, ठीक ना, सिंगरौली है ना। अब आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के मध्य से होकर के सामान्यतः क्या गुजर रही है, कर्क रेखा, करके गुजर रही है। इसकी अगर हम स्थिति की बात करते हैं, भौगोलिक स्थिति, तो देखिए अगर हम अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, 21 डिग्री, ठीक है ना, 21 डिग्री जो है भाई यहां से लेकर के, ये जो आप पहले ही वाला देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल राइट है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, और दूसरा उसमें देख लीजिए 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, नॉर्थ लैटिट्यूड तक। देखिए पहले वाला मिल रहा है आपको, कहां से, मुरैना से लेकर के और सीधे बुरहानपुर तक। तो मध्य प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया, बुरहानपुर, कितने डिग्री, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ऊपर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश मुरैना तक, ये पूरा मध्य प्रदेश फैला हुआ है, ठीक है। और अगर अपन इसकी
पश्चिम से पूर्व तक की बात करें तो देखिए पश्चिम में यहां पर अगर अपन आते हैं, और अगर हम इसकी अब स्थिति की बात, हमें दो स्थितियां पता होना चाहिए एग्जैक्ट किसी भी देश प्रदेश की स्थान की स्थिति ग्लोब के ऊपर ज्ञात करने के लिए, एक तो अक्षांश और दूसरा देशांतर। अब देखिए इसकी देशांतरीय स्थिति की अगर आप बात करते हैं तो आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है, ये जो आप यही देख रहे हैं कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट, भारत की अगर आप बात करोगे तो भारत की 68 डिग्री 7 मिनट जो है भाई पूर्वी देशांतर, भारत कहां स्थित, पूर्वी कहां तक है सामान्यतः, ये लास्ट जो है भाई अरुणाचल प्रदेश का ये बिंदु, तो ये सामान्यतः जो है भाई बालागु, बालागु कहां तक 97 डिग्री, ठीक है ना, और 6 मिनट, तो यहां तक आकर के 97 डिग्री 25 मिनट और 50 सेकंड तक अगर एग्जैक्ट, पर इतना ही याद रख सकते हैं अपन ज्यादातर, लेकिन मैं पूरा बता दिया। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, देखिए इसके आप खुद देख लेना कि मध्य प्रदेश मध्य में कैसे, अब यहां अगर आ जाए तो यहां देखिए 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, अर्थात जो है भाई ईस्ट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से लेकर के, लॉन्गिट्यूड देशांतर है ना, और कहां तक है सामान्यतः ये आप देख लीजिए 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 82 डिग्री 48 मिनट, ये पूर्वी देशांतर। आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश ग्लोब पर कहां है, भारत के मध्य में। आप देखो भारत की स्थिति 8 डिग्री से 37, मध्य प्रदेश की स्थिति अगर आप देखें तो 26 से लेकर के कहां तक है, जो है भाई 21 से लेकर के 26 तक, देखो मध्य में आ गया, और 74 इसकी कितनी 68, तो 74 से लेकर के कहां तक है 82 डिग्री और 48 मिनट तक, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, और देखो यहां पर क्या लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अब इस पर क्या विचार करें, कुछ नहीं, बिना विचार की सब हो गया। ये देख लीजिए मध्य प्रदेश की अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट, बिल्कुल सही है। इसका समांतर रेखांशीय विस्तार, मतलब इसकी जो स्थिति है वो लॉन्गिट्यूडनल जो है भाई, तो लॉन्गिट्यूडनल 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट तक है, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान के बाद, अर्थात जो है भाई मध्य प्रदेश के अगर हम एरिया की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ही था कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो सामान्यतः जो है भाई पहले कितना था 443,446, ठीक है ना, अर्थात 4,43,000 जो है भाई 446 वर्ग किलोमीटर जब पहला स्थान था, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद अब सामान्यतः 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से अब क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है, इसलिए क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। अब ढूंढ लो इसमें 1 2 3 का है, 1 2 3 डी है, इसलिए डी आंसर सही। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटे? तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया ये स्थिति क्यों है, अब आपकी समझ में आ गई होगी कि मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश क्यों है, क्योंकि भारत के मध्य में स्थित है, कर्क रेखा मध्य से होकर के गुजर रही है, इसीलिए इसीलिए भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी पवनों के प्रभाव में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब मध्य प्रदेश के पूछना मत, क्यों, क्योंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरी, इसलिए मध्य प्रदेश जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है ना, जो क्लाइमेट है बेटे वो सामान्यतः जो है भाई कैसा है, उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जो है भाई क्लाइमेट है, जलवायु है। तो इस प्रकार से पहला वाला जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पर जो है भाई सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा क्वेश्चन है, अब वही चीज आ गई सामने, अभी मैंने आपको बताया एमपी के क्लाइमेट के बारे में। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, ठीक है ना,
regarding tropical moist deciduous forest the correct statement are। अब देखिए डेसिडियस अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, पर्णपाती वन की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में तीन ही प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, तो यहाँ पर जो है भाई चारों ऋतुएं पाई जाती हैं, चारों ऋतुएं पाई जाती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ जो वर्षा की स्थिति है, वो वर्षा की जो स्थिति है वो सामान्यतः जो है भाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में केवल और केवल 3 से 4 महीने वर्षा होती है, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें ऋतुएं 4 होती हैं। कौन कौन सी ऋतु होती है उनमें? उनमें ऋतु होती है जो है भाई ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ फिर आती है शरद ऋतु, शरद ऋतु के बाद आती है शीत ऋतु, शीत ऋतु के बाद आती है बसंत ऋतु, और बसंत ऋतु के बाद फिर आती है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के बाद फिर वर्षा ऋतु आती है। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मानसूनी पवनों के प्रवाह क्षेत्र में है, और जब गर्मी खूब पड़ती है तो वायु विरल होकर ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है तो उस समय सूर्य सामान्यतः उत्तरायण, तो दक्षिणायन में क्या है? दक्षिणायन में सामान्यतः टेम्परेचर कम है, शीत ऋतु है। इसलिए हिंद महासागर से जो है भाई जो पवनें वो वेग के साथ चलती है सामान्यतः हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ करके, और यहाँ पर सामान्यतः जो है भाई जैसे ही लो प्रेशर क्षेत्र में आती है ऊपर उठती है तो सामान्यतः कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है तो झमाझम बारिश, ठीक है। अब देखिए बारिश भी अलग अलग जगह अलग अलग स्थितियां है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बारिश है वो मैक्सिमम पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा होती है, मैदानी और पठारी क्षेत्रों में उन पवनों को रोकने के लिए कुछ होता नहीं है, इसलिए मैदानी और पठारी क्षेत्रों वर्षा कम होती है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसमें अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून दोनों से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। जैसे इस बार आप देख रहे हैं कि इस बार जो है उत्तरी भाग में वर्षा खूब हुई, राजस्थान में खूब हुई, है ना, ऊपर सामान्यतः ग्वालियर वाला पूरा बेल्ट इधर से पूरे भाग में खूब हुई। क्यों? क्योंकि इस बार लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में बहुत अच्छा बना, और इसलिए वहां पर भारी मात्रा में पवन वहां से चले, इसलिए राजस्थान में, और अरब सागर का मानसून जब सक्रिय होता है तो राजस्थान में कम वर्षा होती है, क्योंकि अरावली पैरेलल है। तो बेटे क्या होता है कि यहाँ जब वनों की स्थिति है तो यहाँ पर 3 प्रकार के वन, एक पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती वन, ठीक है ना, तो पूर्ण पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती वन और सदाबहार वन, अर्थात पतझड़ झाड़ियां, अर्थात पतझड़ नहीं झाड़ियां, झाड़ियां। तो जनरली जो है भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, तो अर्ध पर्णपाती वन का मतलब है कि वे समस्त प्रकार के वन जो कि सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु से पहले अपनी पत्तियों को कम मात्रा में झड़ाते हैं, ठीक है ना, जिनमें से जो आधी पत्तियां उनकी केवल वो गिरती हैं, ठीक है ना, तो उनको अपन कहते हैं पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती वन। तो सीधी सी बात है कि पर्णपाती वन जो है भाई वो कहाँ होंगे? पर्णपाती वन वहां होंगे जहां पर वर्षा कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि वर्षा कम होगी तो स्वाभाविक है कि वाटर लेवल कम होगा, वाटर लेवल कम होगा तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर वाटर लेवल कम है तो सामान्यतः जो पेड़ हैं वो सामान्यतः नीचे से जल नहीं सींच पाते सरल भाषा में, इसलिए पत्तियों तक वो पानी पहुंचता नहीं है, इसलिए पत्तियां जो है सूख करके झड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है कि जहां पर वर्षा लगभग 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर वाला बेल्ट जो होगा वहां पर अर्ध पर्णपाती वन के संबंध में स्थिति सही पाई जाएगी। अर्थात अगर हम बात करते हैं कि ये जो वन है ये वन कहां से कहां तक 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। बेसिकली आपके इन वनों में साल और सागौन और बांस के वन की बहुलता होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है कि ये अर्ध पर्णपाती जो वन है वो साल के वन, सागौन के वन, बांस के होते हैं, क्योंकि साल के वन वही होते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है,
ठीक है, जैसे आपके यहाँ बालाघाट का पूरा क्षेत्र है, आपके यहाँ सामान्यतः जो है मंडला वाला पूरा बेल्ट है, तो बालाघाट, मंडला, सिवनी इस क्षेत्र में ये साल के वन अधिक पाए जाते हैं। सागौन भी पाया जाता है, हालांकि सागौन तो आपका जो है भाई शुरुआत हो जाती है सतपुड़ा से ही, तो यहाँ से सागौन पाया जाता है। बांस पाया जाता है ज्यादा। तो इसमें ये जो पहली वाली बात है वो बिल्कुल सही है, 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों में इन वनों में साल और सागौन बांस के वनों की अधिकता होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसलिए इसमें 1 और 2 आंसर सही है। और ये वन शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर में पाए जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये बात इसलिए गलत है कि शिवपुरी, रतलाम और मंदसौर वाला जो क्षेत्र है उसमें वर्षा जो है भाई कम होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? बालाघाट में होती है। ठीक है ना, बालाघाट में होती है। इसलिए बेटे अगर यहाँ पर अपन बात करते हैं कि ये वन जो अर्ध पर्णपाती वन है वो शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर जिले में पाए जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर सामान्यतः जो है भाई सही नहीं है। इसलिए इसका आंसर 1, 2 है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर अपन आगे की तरफ चलते हैं, अब देखिए तीसरा प्रश्न, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि नर्मदा घाटी क्या है। नर्मदा घाटी भारत में सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, विभ्रंश घाटी। और विभ्रंश घाटी है जिसका सामान्यतः झुकाव कहाँ की तरफ है? पश्चिम की तरफ है। इसीलिए नर्मदा इसमें प्रवाहित होती, वरना पूरे भारत का झुकाव कहाँ की तरफ है? पूर्व। इसलिए आप देखेंगे गंगा से लेकर के चाहे यमुना हो, चाहे चंबल हो, चाहे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सब कहाँ अपना जल डाल रही है? सब डाल रही है बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा अपना जल कहाँ डाल रही है? अरब सागर। तो ये विभ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली है। और मेरे ख्याल से समझ में आपके आ गया होगा कि अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं, देखिए ये एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूं। ये मध्य प्रदेश का एक रफ डायग्राम है। इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए ये वाला जो पूरा भाग है ये ये नर्मदा घाटी, ये नर्मदा घाटी है। और ये नर्मदा घाटी आप लोग अच्छे से जानते हैं, अनूपपुर, अमरकंटक, यहां से नर्मदा निकलती है। और ये और इसके ऊपर का जो ये पूरा भाग है ये क्या है? ये विंध्याचल। ये कौन सा क्षेत्र है? विंध्याचल का क्षेत्र है, पूरा अच्छे से आपने पढ़ी है। और नीचे सामान्यतः इसका कौन सा क्षेत्र है? कौन सी घाटी है? सतपुड़ा। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंचे अनमने जंगल पड़ा होगा, है ना। तो ये सतपुड़ा बड़ा क्षेत्र है। ये सामान्यतः इधर अगर आप आएंगे पश्चिमी सतपुड़ा है ना, जिसमें बड़वानी है, खरगोन, और इधर जो है वह पूर्वी सतपुड़ा है ये। ठीक है, तो ये सतपुड़ा का पूरा बेल्ट है ना। यहाँ पर ही सामान्यतः ये सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी में ही यहाँ पर ये पूर्वी सतपुड़ा में ही यहाँ पर महादेव श्रेणी है। महादेव श्रेणी में ही पंचमढ़ी स्थित है। ठीक है ना। और पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? धूपगढ़, 1350 मीटर। है कि नहीं है? जानते हैं। ठीक है, बाकी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कभी अगर आप क्लास में देखें। तो इस प्रकार से अब मुझे इसका कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इसको दोबारा आंसर बताने की जरूरत है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल। कहाँ है सतपुड़ा? आंसर भी क्लियर बेटे। तो यहाँ स्थित है, डायग्राम से आप देख लीजिए। अब देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 4, निम्न के जलप्रपातों को उनके निकटतम स्थलों के साथ सम्मिलित कीजिए। बड़े अच्छे से आप जानते हैं। अब देखिए बालकुंड, बालकुंड सामान्यतः कहाँ पर है? ठीक है ना, बीना नदी। ठीक है, और बेसिकली
बालकुंड जो जलप्रपात है वो सामान्यतः कहाँ पर है? सागर में। ये कहाँ पर स्थित है? ये सागर में स्थित है, लगा लीजिए। और डचेस आप लोग जानते हैं कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है, ठीक है ना। अर्थात अगर अपन इसमें आ जाएं तो यहां से बी पर आप आ जाइए। ए का हो गया 4, ठीक है, बी का हो गया 1 और सी का हो गया झाड़ीदा, आप लोग अच्छे से जानते हैं, इंदौर। और इसके साथ साथ शंकर फॉल अगर अपन देखें तो खीवे। तो इसका आंसर तो बिल्कुल क्लियर है, वैसे सिंपल है। तो ये तो बेटा इसका आंसर हो गया 4 1 2 3। क्लियर? हाँ भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एमपी से हर बार प्रश्न एक पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन किन जिलों में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल व पीली मिट्टी, ठीक है ना, लाल पीली। तो देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? ब्लैक सोइल। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक लाल पीली मिट्टी। और मध्य प्रदेश में वैसे भी वर्गीकरण है कि मध्य प्रदेश का पूरा मध्य पश्चिम भाग में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, रेगुलर मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पूरे सामान्यतः पूर्वी भाग में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्य प्रदेश उत्तरी भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा। और लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में? बालाघाट में पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है बालाघाट में, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है, वैसे तो मध्य प्रदेश में लगभग 8 प्रकार की मृदाएं, पर उनमें अगर अपन प्रमुख रूप से देखें तो मध्य प्रदेश में 3 ही प्रकार की मृदाएं प्रमुख रूप से हैं। एक तो काली मिट्टी, पश्चिमी मध्य प्रदेश पूरा मालवा का पठार वाला पूरा बेल्ट नीचे, और पूर्वी क्षेत्र में सामान्यतः लाल पीली मिट्टी का है, और इसके साथ साथ ऊपर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब इसमें अगर अपन देखते हैं इनमें से किन किन जिलों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो देखो भैया, पूर्वी जिला मंडला है, क्योंकि बालाघाट के ऊपर ये मंडला है ना, बालाघाट के ऊपर इधर डिंडोरी है और इधर सामान्यतः सिवनी के ऊपर मंडला है। तो मंडला है, बालाघाट है, शहडोल है, ठीक है ना। और फिर उसके ऊपर डिंडोरी के ऊपर अनूपपुर, अनूपपुर के ऊपर शहडोल, पूरा पूर्वी क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है शहडोल है। और इसके साथ साथ शहडोल से ही कट के हुआ है अलग उमरिया। तो पूरा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का पूरा पूर्वी भाग, अगर आप एमपी की बात करते हैं, अगर आप एमपी की बात करते हैं तो यहां पर सामान्यतः जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश में ये एमपी है, और ये एमपी में ये वाला जो पूरा बेल्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा भाग देखिए, यही बालाघाट है। ये क्या है? ये आप जानते हैं बालाघाट है ना, ये डिंडोरी है, ये अनूपपुर है, और ये शहडोल है, और ये सीधी है, और ये सिंगरौली है, बताया था आपको, है कि नहीं बेटे? है ना। और शहडोल से अलग होकर के ये क्या है? ये, ठीक है ना। और ये बालाघाट, बालाघाट के इधर ये क्या है? सिवनी है, और ये ऊपर है सामान्यतः मंडला, ठीक है ना। ये मंडला है, और यही पर ही सामान्यतः क्या है? जबलपुर है। और बस अब आप इनमें देखिए कि ये जो पूरा का पूरा भाग है, कौन सा भाग है? ये पूर्वी भाग, पूर्वी भाग लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र, लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। ये वाला जो पूरा भाग है वो आप जानते हैं जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, एलुवियल सोइल है, ठीक है ना। खादर बांगर सब जानते हैं, अपन पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। तो ये रहा ग्वालियर, ये मुरैना, ये भिंड, ये शिवपुर पूरा बेल्ट, ये शिवपुरी। तो ये वाला जो पूरा जलोढ़ है, और ये जो भाग आप पूरा देख रहे हैं ना, ये वाला ये पूरा बेल्ट, ये है सामान्यतः काली मिट्टी, ब्लैक सोइल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपके सामने 1 2 3 4 जहां भी है लगा दीजिए।
हो गया क्लियर। हाँ, याद कर लीजिए ये सब। एमपी में सब चीजें दिमाग में, हर एक का डायग्राम, और डायग्राम में एक एक चीज बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए सब, और पूरे जिले सब कुछ, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है एमपी में। पूरा एमपी, चाहे मध्य प्रदेश का भौगोलिक हो, चाहे मध्य प्रदेश का कला सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक, चाहे पर्यटन हो, सब कुछ बिल्कुल एकदम से दिमाग में थ्रू मैप। मैं बेटे लगभग एमपी में सब मिलाकर के 18 से 20 मैप बनवाता हूं और पूरी एमपी खत्म हो जाती है। उससे बाहर आज तक प्री मेंस का कोई क्वेश्चन नहीं गया, 30 साल का अनुभव है। तो जनरली बेटे क्या है कि चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे एमपी हो, कोई भी हो, उसको आप पूरा थ्रू मैप पढ़िए, तो आपको कोई भी चीज को रटने की, भूलने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब बिना रिवीजन के भी जाओगे और तुक्का भी लगाओगे ना तो सही लगेगा। ठीक बेटे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 6, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों को। राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं सेंचुरी, अभ्यारण्य। और वैसे भी आप जानते हैं कि देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, देश के सर्वाधिक आदिवासी मध्य प्रदेश में, वन्य जीव मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से बहुत संपन्न है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जरा आओ हमारे मध्य प्रदेश। और चलो हम आपको दिखाते हैं कान्हा किसकी नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पालपुर कूनो बड़ा फेमस है इस समय चीतों के कारण, जिसके साथ साथ पैंच मोगली लैंड के रूप में डेवलप। जंगल जंगल बात चलिए पता चला है ना। तो मध्य प्रदेश की जब बात की जाती है तो चूंकि वो इतना समय नहीं, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर है। अब सुन लीजिए, मध्य प्रदेश का पहला, सबसे पहला क्या बना था कान्हा किसली, सबसे पहला बना था ये अभ्यारण्य 1933 में मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य बना। फिर 1955 में इसको मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। फिर 1973 में जब हमारे यहाँ जो है भाई प्रोजेक्ट टाइगर आया, तब प्रोजेक्ट टाइगर में भी मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर बना। 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये मंडला में, कौन सा उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, 940 वर्ग किलोमीटर, इसके 1933 में अभ्यारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1973 में ये पहला प्रोजेक्ट टाइगर बना। अब प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो अब इसमें आप देख लीजिए, यहां से बिल्कुल क्लियर है, बताने की भी कुछ जरूरत नहीं है, अब सब क्लियर हो गया। देखो भैया 1933 में पहला अभ्यारण्य, 1955 में पहला राष्ट्रीय उद्यान, बात सही है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग मीटर है, ये बेवकूफ बना दिया गया है इसलिए गलत है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, तो इसलिए ये वाला गलत है। ठीक है, तो पहला वाला और ये दूसरा वाला, और तीसरे वाले की बात करें तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, बात बिल्कुल सही है। अब आप खुद देख लीजिए इसमें आंसर क्या होना चाहिए, आंसर 1 और 3 सही होना चाहिए, इसलिए डी आंसर बिल्कुल सही। क्लियर। हाँ बेटा, अब देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमेशा इनमें से कोई ना कोई आते ही है बेटा, है ना। देखिए नदी घाटी परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एमपीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। तो जनरली रिवर वैली प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई अगर आप देखेंगे, चाहे नर्मदा वैली प्रोजेक्ट हो, ठीक है ना, चाहे आप देखेंगे कि वो आपका जो है भाई पेंच घाटी परियोजना हो, बाण सागर प्रोजेक्ट हर बार पूछी जाती है, ठीक ना, नर्मदा घाटी तो हमेशा ही आती है, बरगी परियोजना है, ठीक ना, ये बहुत सारी परियोजनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये परीक्षा में जरूर पूछी जाती है। इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए विथ डायग्राम,
है ना, नदियां बनाइए, फिर नदियों के ऊपर प्रोजेक्ट बनाइए, उनकी सारी क्षमताएं लिखिए। एक बार की मेहनत है, जिंदगी भर का आराम है, बार बार की मेहनत खत्म है। ठीक है ना। अब देखिए, इस प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं तो इस प्रश्न पर आप आइए। ये जो बेटा प्रश्न है, ये प्रश्न में पेंच परियोजना छिंदवाड़ा जिले के ग्राम मंचगोरा के निकट पेंच नदी पर स्थित है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है भैया, सही है कि नहीं है। पेंच परियोजना छिंदवाड़ा जिले के ग्राम मंचगोरा के निकट पेंच नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना रीवा से 50 किलोमीटर दक्षिण में रीवा शहडोल मार्ग पर स्थित है। ठीक है, तो ये वाली बात तो सत्य है। रानी अवंतीबाई बरगी परियोजना जबलपुर जिले के बिजौरा ग्राम के समीप बरगी नदी पर 1971 में स्थापित है। ये बात भी सही, ये बात भी सही है। और ये बात तो सही है ना। अब देखिए, माता टीला बांध परियोजना बालाघाट जिले के कटंगी तहसील के कुड़वा ग्राम में बावन थड़ी है ये, है ना, इसमें गलत प्रिंट है। ये क्या है, ये बाघ थड़ी नहीं है, ये बावन थड़ी है, बावन थड़ी नदी है। ठीक है, तो माता टीला बांध परियोजना बालाघाट जिले के कटंगी तहसील के ग्राम कुड़वा में बावन थड़ी नदी पर निर्माणाधीन है। ठीक है ना। तो भैया देखो, ये माता टीला जो बांध है ना, ये यहां नहीं है। ये माता टीला बांध बेसिकली ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर, इसलिए ये गलत है। ठीक है ना। और यहां पर जो है, ये जो परियोजना बाराघाट जिले कटंगी तहसील के कुड़वा ग्राम में बावन थड़ी पर निर्माण, ये है राजीव गांधी परियोजना, बावन थड़ी परियोजना। ये माता टीला बांध नहीं है। ये कहां पर स्थित है, ये बेतवा नदी पर स्थित है, इसलिए ये गलत है। इसलिए आंसर डी क्लियर। हाँ, और पढ़िए, मेहनत कीजिए। एमपी ऐसे नहीं होता। एमपी अगर आपको करना है तो फिर आप एमपी में डूब जाइए, बिल्कुल अंदर जाकर के, बस हो गया आपका एमपी। हाँ भाई, अब आ जाइए। अब देखो, मिनरल्स की बात की जा रही है, खनिज संसाधन। मध्य प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। ठीक है, भरपूर मात्रा में कोयला है। मैग्नीज तो सबसे ज्यादा है ही है मध्य प्रदेश में, और हीरे तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सामान्यतः मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए भैया, हीरा कहां पर है आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, कि हीरा कहां मिलेगा, पन्ना में मिलेगा हीरा, और कहां मिलेगा। हीरा पन्ना फिल्म तो देखी होगी ना, अमिताभ बच्चन की, तो बस समझ ही लो। तो ये जो मध्य प्रदेश में हीरे के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में हीरे के जो सर्वाधिक भंडार है वो सामान्यतः पाए जाते हैं कहां पर, पन्ना, पन्ना में पाए जाते हैं, पन्ना। मध्य प्रदेश में वैसे भी सर्वाधिक हीरे के भंडार पन्ना, पन्ना में महत्वपूर्ण खदान कौन सी, मझगवा। मझगवा एशिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान है, एशिया की, है ना, मझगवा। पन्ना, छतरपुर, पन्ना में, छतरपुर में, यहां पर सामान्यतः जो भंडार हैं वो पाए जाते हैं बेसिकली इस वाले और सतना वाला बेल्ट है, पन्ना, सतना और छतरपुर। तो पन्ना में ज्यादा है, फिर सतना में, फिर कम मात्रा में सामान्यतः कहां पर है, छतरपुर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में हीरे के भंडार पन्ना में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है भाई। बालाघाट जिला, बालाघाट जिला तो भैया जाना ही जाता है मैग्नीज। ठीक है ना, बालाघाट जिले के कटंगी में तो जनरली बालाघाट में मैग्नीज के बड़े भंडार, सबसे ज्यादा मैग्नीज। और यहीं का मैग्नीज कहाँ जाता है, यहाँ का पूरा मैग्नीज जाता है सामान्यतः कहाँ पर, जो भाई यहाँ से निकल करके और फिर सामान्यतः हम इसको निर्यात करते। तो मैग्नीज के जो भंडार हैं वो सर्वाधिक मात्रा में नंबर 1 है बालाघाट मैग्नीज उत्पादन में, नंबर 1 मैग्नीज। ठीक है, और कोयले के लिए जब बात की जाती है तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली। सिंगरौली कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं, तो जनरली
पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, 1 2 3, जहां भी मिले लगा दो आंसर, ठीक है ना, कहीं पर है, हाँ यही वाला आंसर है इसका सी, 1 2 और 3, तीनों सही, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जलवायु क्षेत्र, क्लाइमेट रीजन एंड टाइप, कहां पर कौन से प्रकार की है, ठीक है। अब इसमें अगर अपन देखें कि मालवा पठार, तो मालवा पठार पर तो विषम जलवायु, बिल्कुल गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मालवा पठार की अगर अपन बात करते हैं तो मालवा के पठार पर तो सम जलवायु, विषम तो है ही नहीं, उत्तर का मैदान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर विषम जलवायु, तो इसीलिए दोनों ही सही नहीं, इनमें से कोई भी सही नहीं, इसमें तो कुछ सोचने की बात ही लगा उसी आंसर, ये भी गलत, ये भी गलत। हाँ देखिए भाई, अब ये 10वां प्रश्न, कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु या शिखर धूपगढ़ है। द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज इज धूपगढ़, है ना, 1350 मीटर। तो अभी हाल ही मैंने बताया था आपको कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सामान्यता महादेव श्रेणी, और महादेव श्रेणी में स्थित है, सामान्यता क्या स्थित है, पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर, इसलिए ये बात बिल्कुल सही। विंध्याचल पर्वतमाला मुख्यतः बलुआ पत्थर, चूना पत्थर से निर्मित है, ये भी बात सही है, ठीक है। महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा की उपश्रेणी, अभियाली तो बताया था, ये बात भी बिल्कुल सही। कुल मिलाकर आंसर 1 2 3 बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस प्रकार से एमपी में जो मैंने आज आपसे चर्चा की है वो कुछ क्वेश्चंस मैं 10 लेकर के आया। अब एमपी के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी, जिनमें मैं एमपी के बारे में भी आपको बताऊंगा, और फिर कुछ करंट के क्वेश्चंस भी करेंगे। और मेरी बात याद रखिए कि एमपी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड एमपी का ज्योग्राफी, और पूरा एमपी, ये सब थ्रू मैप पढ़ी, और मैप भी हाथ से बनाई, क्योंकि पेपर में हाथ से बनाना पड़ेगा, है ना। ये मोबाइल का थोड़ा सा चलन कम कर दो अगर यूपीएससी और एमपीपीएससी मेंस निकालना है, क्योंकि वहां पर जो है भाई ना तो कैलकुलेटर जाएगा ना मोबाइल जाएगा, वहां पर नेचुरल मोबाइल जाएगा, नेचुरल मोबाइल, जानते हो क्या होता है ये नेचुरल मोबाइल है, आपके साथ साथ चलने वाला, इसमें स्टोर करो, और इसमें भी कौन सा वाला स्टोर करो, रीड ओनली, होम, परमानेंट, ठीक है। वैन भी अच्छे से तैयार करो, और बाकी आज की मुलाकात बस इतना, आगे फिर करें।